दोस्तों, प्राचीन भारत में 4 या 5 मठ या महाविहार शिक्षा के बेहद महत्वपूर्ण केंद्र बनकर उभरे, जैसे तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला, ओदंतपुरी आदि, जहां धार्मिक के साथ साथ धर्मनिरपेक्ष शिक्षा भी प्रदान की जाती थी। वैदिक परंपरा से लेकर के आयुर्वेद हो या फिर सर्जरी, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी, मैथमेटिक्स, कीमिया, chemistry, geography. So the Takshashila Mutt grew as the center of excellence related to religious and secular education, like Vedic seat of learning. And apart from Vedic seat of learning, which was actually religious in nature, Takshashila also emerged as a great center for secular learning, like medicine, surgery, mathematics, astronomy, astrology, कीमिया, जोग्राफिया, कीमिया मीन्स केमिस्ट्री, जोग्राफिया भूगोल या ज्योग्राफी आदि। और मान्यताओं के अनुसार तक्षशिला की स्थापना भरत जी ने की थी, श्री राम के भाई भरत जी ने की थी, जो कैकेयी के पुत्र थे। और फिर उन्होंने अपने पुत्र तक्ष को इस नगर को दे दिया था ताकि वो उस पर शासन कर सके, और तक्ष के ही नाम पर इसे तक्षशिला कहा। 2500 साल पहले तक्षशिला ग्रेट सेंटर ऑफ लर्निंग के रूप में शेप लेना शुरू किया, और उसी समय पार्थियंस का इन्वेजन हुआ, अटैक हुआ, जो पर्शिया के एडजेसेंट एरिया था पार्थिया, वहां से अटैक हुआ, और फिर वो क्षेत्र तक्षशिला का पार्थियंस के कंट्रोल में चला गया। और इसी वजह से तक्षशिला में पार्थियंस भी बसे, उनकी भी बसावट हुई। और चूंकि ये मेन ट्रेडिंग रूट पे व्यापारिक केंद्र पर पड़ता था, तो धीरे धीरे करके तक्षशिला एक बड़ा कॉस्मोपॉलिटन सिटी के रूप में उभरने लगा। बाद में फिर इस क्षेत्र में मौर्य राजवंश ने शासन स्थापित किया, और चंद्रगुप्त मौर्य ने बांग्लादेश से लेकर के अफगानिस्तान और कश्मीर से लेकर के कर्नाटक तक अपना पूरा क्षेत्र स्थापित कर लिया, और एक छत्र शासन किया सम्राट के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य ने, फिर उसके पुत्र और अगले सम्राट बिंदुसार और अशोक। तो इन राजाओं या सम्राटों के शासनकाल में तक्षशिला शिक्षा के महान केंद्र के रूप में उभरता रहा। और फिर मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद जब इंडो ग्रीक्स ने अपना रूल स्टैब्लिश किया नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, तो फिर उन्होंने भी इसे पैट्रोनाइज किया, इसे संरक्षण दिया, और ये एक महान केंद्र बनकर उभरता रहा। और गुप्त काल में भी ये फ्लरिश किया, फला फूला। लेकिन 1500 साल पहले हूण तोरमाण के आक्रमण में इसे काफी हद तक तबाह कर दिया गया, नष्ट कर दिया गया, और फिर तक्षशिला एक महाविहार या विश्वविद्यालय के रूप में अपना महत्व गवा बैठा, क्योंकि इसे नष्ट ही कर दिया गया लगभग पूरी तरह से। दोस्तों, संस्कृत के प्रकांड विद्वान पाणिनि इसी महाविहार या विश्वविद्यालय में पढ़ाया करते थे, और पाणिनि संस्कृत लैंग्वेज के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ग्रामेरियन या व्याकरणविद हुए, और उन्होंने ही संस्कृत भाषा के लिए सैकड़ों नियमों की रचना की, और संस्कृत भाषा को पहली बार विधिवत वैज्ञानिक स्वरूप प्रदान किया, साइंटिफिक फॉर्म दिया। और पाणिनि ने जो संस्कृत भाषा के लिए व्याकरण बनाए, उनका संकलन किया 8 चैप्टर्स में, और वो पुस्तक कहलाई अष्टाध्यायी। तो पाणिनि की अष्टाध्यायी संस्कृत व्याकरण की पहली पुस्तक थी, जिसने संस्कृत भाषा को एक वैज्ञानिक और शुद्ध रूप प्रदान किया और बिखरने से रोका, क्योंकि व्याकरण बनने पर भाषा शुद्ध हो जाती है और नियमों में बंध जाती है। जबकि पाणिनि के अतिरिक्त चाणक्य या कौटिल्य, जिन्हें विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है, जो परंपराओं के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य सम्राट के टीचर, प्रशिक्षक और उनके प्रधानमंत्री भी थे, वो भी यहीं पढ़ाया करते थे। और कौटिल्य ने जिस किताब की रचना की, जो किताब लिखा, वो हम सब जानते हैं, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, which is actually a textbook on statecraft, polity and administration, taxation system, army, interstate relationship आदि आदि विषय उसमें दिए गए हैं। तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र 15 अधिकरण में
बनाया गया है या लिखा गया है। और उनके अलावा महान बौद्ध दार्शनिक कुमारलाल, जो बौद्ध धर्म की सौत्रांत्रिक शाखा के प्रवर्तक थे, वो भी यहीं पढ़ाया करते थे। तो इस तक्षशिला महाविहार ने 3 महान शिक्षक और विद्वान दिए जो वास्तव में वहां पढ़ाने का कार्य करते थे। दोस्तों, तक्षशिला महाविहार ने महान शिक्षकों के अतिरिक्त कुछ महान विद्यार्थी भी दिए, जैसे कौशल के राजा प्रसेनजित। तो कौशल के राजा प्रसेनजित और महात्मा बुद्ध एक समान आयु के थे, और महात्मा बुद्ध भी कौशल महाजनपद के ही निवासी थे, क्योंकि बुद्ध की जन्मस्थली कपिलवस्तु का लुम्बिनी, तो लुम्बिनी जो था वो कपिलवस्तु में पड़ता था और कपिलवस्तु कौशल महाजनपद में आता था। और प्रसेनजित कौशल के राजा भी थे और उनकी पढ़ाई लिखाई भी वहीं हुई थी, तक्षशिला मठ में। उनके अतिरिक्त महान वैद्य जीवक भी तक्षशिला में ही पढ़े हुए थे, और जीवक के अतिरिक्त फादर ऑफ इंडियन मेडिसिन चरक भी वहीं के विद्यार्थी थे। जबकि चरक के विषय में विस्तृत चर्चा हम इसके ठीक पहले वाले वीडियो लेक्चर में कर चुके हैं, तो यहाँ पर हम डिटेल में डिस्कशन नहीं कर रहे हैं। और कहते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य भी यहीं के विद्यार्थी थे। तो परंपराओं में हमें यह ज्ञात होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य को उनके फैमिली से कौटिल्य ने ले लिया था और उन्हें तक्षशिला में ही ले जाकर के प्रशिक्षित किया था, और फिर चंद्रगुप्त मौर्य को ट्रेनिंग दिया, और चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता से उन्होंने नंद वंश के शासक धननंदा को उखाड़ फेंक दिया। और ये वही धननंदा था जिसने भरे दरबार में कौटिल्य की बेइज्जती की थी, और उसी वक्त कौटिल्य ने ये कसम खाई थी कि जब धननंदा को उखाड़ देंगे तभी वो अपनी चोटी बांधेंगे, क्योंकि दरबार में जब उनका इंसल्ट हुआ तो उन्होंने अपनी चुटिया खोल दी थी और कसम खा ली थी कि धननंदा को उखाड़ फेंक देंगे। तो शिक्षक, कौटिल्य के स्तर के शिक्षक बड़े महान शिक्षक हुए हैं, और ये महान शिक्षक महान विद्यार्थी भी बनाते हैं। तो कौटिल्य ने ये भी कहा था एक बार कि धननंदा से ही कहा था उसके दरबार में कि एक शिक्षक को साधारण समझने की भूल मत करना धनानंद, क्योंकि प्रलय और निर्माण शिक्षक की गोद में पलते हैं। ऐसा कौटिल्य ने धननंदा को कहा था, और काफी हद तक ये सही भी है, क्योंकि शिक्षकों पर बहुत ज्यादा जिम्मेदारी होती है कि वे अपने विद्यार्थियों का भविष्य संवारें। दोस्तों, जिस समय हुण तोरमाण के आक्रमण में तक्षशिला विश्वविद्यालय को ध्वस्त कर दिया गया था, लगभग उसी समय नालंदा महाविहार एक बहुत बड़े विश्वविद्यालय के रूप में शेप ले रहा था, आकार ग्रहण कर रहा था। नालंदा विश्वविद्यालय या महाविहार को स्टैब्लिश किया था गुप्ता डायनेस्टी के रूलर कुमार गुप्ता ने, और इसे जावा सुमात्रा वाला जावा के शासकों ने भी अपना संरक्षण प्रदान किया, जबकि प्री मिडिवल इंडिया, पूर्व मध्यकाल में बंगाल और बिहार पर रूल करने वाले पाला डायनेस्टी, पाल राजवंश के शासकों का भी इसको प्रश्रय प्राप्त हुआ। और फिर 12वीं शताब्दी में इस विश्व प्रसिद्ध महाविहार को टर्किश इन्वेजन में ध्वस्त किया गया था। जब टर्किश इन्वेजन हुआ तो गोर का रहने वाला इन्वेडर मोहम्मद गौरी, उसका एक मिलिट्री कमांडर इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी हुआ करता था, जिसे मोहम्मद गौरी ने बंगाल और बिहार विजय अभियान पर भेजा था। वहीं पर उसने इस विश्व प्रसिद्ध महाविहार को अटैक करके, इन्वेड करके ध्वस्त कर दिया। तकरीबन 1600 वर्ष पूर्व गुप्ता एम्पायर के रूलर कुमार गुप्ता फर्स्ट ने इस नालंदा महाविहार को एक विश्वविद्यालय के रूप में स्थापित किया था, और तब से लेकर उसके अगले 700-750 वर्षों तक नालंदा महाविहार ग्रेट सेंटर ऑफ लर्निंग बना रहा। और विशेष तौर पे ये बुद्धिज़्म के महायाना ब्रांच, महायान शाखा से जुड़ा रहा, और महायान शाखा के भी 2 उपशाखाएं, माध्यमिका या शून्यवाद और योगाचार या विज्ञानवाद से, और इसके अतिरिक्त एक और सबसेक्ट सर्वास्तिवादा से भी ये जुड़ा रहा। और
रिलीजियस एजुकेशन के अलावा, धार्मिक शिक्षा के अलावा यहाँ पर अन्य प्रकार के सेकुलर एजुकेशन भी दिया जाता था, जैसे मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी, केमिस्ट्री, ज्योग्राफी और भी ब्रांचेस ऑफ लर्निंग यहाँ पे दी जाती थी, इम्पार्ट की जाती थी। ये महाविहार इतना ज़्यादा प्रसिद्ध था कि इसका फेम, इसकी प्रसिद्धि चाइना, कोरिया और साउथ ईस्ट एशिया तक पहुंच चुकी थी। और यही कारण था कि 7वीं सेंचुरी के मिड में एक चाइनीज़ मॉन्क और ट्रेवलर युआन च्वांग या वेनसांग थानेश्वर और कन्नौज के राजा हर्षवर्धना के कोर्ट में पहुंचा था और फिर वो नालंदा महाविहार भी गया। दरअसल उन्हें बौद्ध धर्म के महायाना ब्रांच के कुछ बुक्स की तलाश थी और वो वहाँ उन्हें मिली भी, और कई सारी किताबें लेकर के वो चाइना भी वापस गए। और उनके बाद इसी महाविहार में एक और चाइनीज़ मॉन्क और ट्रेवलर पहुँचे, इत्सिंग भी आप कह सकते हैं, इजिंग पहुँचे, और उनको भी कई सारी पुस्तकों के साथ इस महाविहार से वेनसांग और इत्सिंग को जो किताबें दी गई, उनमें से कई किताबें महान बौद्ध दार्शनिकों के द्वारा रची गई थी, जैसे धर्म कीर्ति, शांति देव आदि। वेनसांग जब यहाँ पहुँचे इस विश्वविद्यालय में, तो इस विश्वविद्यालय के प्राचार्य या आप वाइस चांसलर कह सकते हैं, वाइस चांसलर थे ग्रेट बुद्धिस्ट टीचर आचार्य शीलभद्र। आचार्य शीलभद्र ने वेनसांग को काफ़ी कुछ सिखाया था और फिर कई सारी पुस्तकों के साथ उन्हें चाइना विदा कर दिया गया था। रत्नासागर, रत्नानिधि और रत्नागंज इस विश्वविद्यालय को एकदम ही खास बना देती थी, क्योंकि ये एक्चुअली विश्वविद्यालय की लाइब्रेरीज थी और एक ही कॉम्प्लेक्स में एक ही जगह थी जिसे धर्मगंज कहते थे। और आज के समय में इन पुस्तकालयों के किताबों की कुल संख्या, एग्जैक्ट नंबर बता पाना तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन एक एस्टिमेशन है कि सैकड़ों हजारों की संख्या में हैंड रिटन मैन्युस्क्रिप्ट्स, हस्तलिखित प्रतियां, पुस्तकें रही होंगी, क्योंकि तब के ज़माने में मुख्यतः ताड़ के पत्तों पर लिखा जाता था और स्पाइरल बाइंडिंग करके किताबें बनाई जाती थी। और टर्किश इन्वेजन में इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खलजी ने जब इस विश्वविद्यालय को तहस नहस कर दिया, तो कहते हैं कि धर्मगंज जो लाइब्रेरी कॉम्प्लेक्स था उसमें उसने आग लगा दी थी और महीनों तक वो किताबें चलती रह गई थी, जो ताड़ के पत्तों पे लिखी गई मैन्युस्क्रिप्ट्स या पांडुलिपियाँ थीं। और इतनी अमूल्य, इतनी शानदार विरासत को एक झटके में उसने जलाकर तहस नहस कर दिया। आर्यदेव, असंग, आतिश, चंद्रकीर्ति, ये लोग इस महाविहार से संबंधित महान विभूतियाँ हुए, जिन्हें इतिहास कभी भुला नहीं पाएगा इनके अमूल्य योगदान के लिए। दोस्तों, नालंदा और ओदंतपुरी महाविहारों के अलावा विक्रमशिला एक बड़ा ही प्रसिद्ध महाविहार बनकर उभरा, जिसकी स्थापना स्टैब्लिश किया था पाल राजवंश के राजा धर्मपाल ने, जो बिहार और बंगाल के क्षेत्रों पर अपना शासन स्थापित किए हुए थे। और इस महाविहार के एक बड़े ही प्रसिद्ध दार्शनिक और पंडित हुए आतिश। और ये महाविहार भी उसी समय तकरीबन जब 1193 में इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी का इन्वेजन हुआ, तो उसी समय जब उस विश्वविद्यालय को नष्ट किया गया, नालंदा विश्वविद्यालय को, तो उसी समय इसे भी तोड़ करके नष्ट कर दिया इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने, और फिर से एक बेहद ही महत्वपूर्ण हेरिटेज, हमारी विरासत को समाप्त कर दिया। दोस्तों, अभयकारा गुप्ता, आनंद गर्भा, आतिश, हरिभद्रा, नारोपा और रत्नकीर्ति जैसी महान विभूतियां इस विक्रमशिला महाविहार या विश्वविद्यालय से जुड़ी रही, जो तांत्रिक विद्या का एक बेहद ही महत्वपूर्ण केंद्र बनकर उभरा। दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। अगले वीडियो लेक्चर में ऐसे ही किसी अति महत्वपूर्ण विषय पर हम चर्चा कर रहे होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।